रेट की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ण प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अच और दूसरा हल। इसे हम भली भांति जानते हैं। देखिए, वर्ण प्रकरण संस्कृत में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला है अच और दूसरा है हल। अच अपने आप में एक प्रत्याहार भी है जिसमें सभी स्वर समाहित है, अर्थात अर्च का अर्थ होता है स्वर। और हल भी एक प्रत्याहार है, इसमें सभी व्यंजन वर्ण समाहित हैं, तो हल अर्थात व्यंजन। अब देखिए, जो संस्कृत का आधार है वो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसको विशेष रूप से माना गया है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें किस प्रकार से स्वर और व्यंजन वर्णों का उल्लेख दे रखा है, विशेषतः उनको ध्यान में रखते हुए लेंगे। तो सबसे पहले देखिए अच वर्ण। अच या स्वर वर्ण, अच वे वर्ण होते हैं, अच या स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के हो सकता है। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात ये अपने आप में स्वयं राजा होते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं। तो संस्कृत में इसकी परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरः। देखिए, स्वयं यानी खुद, राजन्ते यानी राज करते हैं, इति इस प्रकार के वर्ण स्वरा यानी स्वर कहलाते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जो अपने आप में राजन होते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन वर्णों को हम स्वर कहेंगे। हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है। माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की संख्या 9 बताई गई है, अर्थात अच वर्ण या स्वर वर्ण इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 9। जिसमें देखिए चार, जो प्रथम चार जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र, उनके अंदर ये 9 स्वर समाहित है। पहला है अयुण, दूसरा ऋलृक, तीसरा एवं, चौथा अयौच। इस प्रकार से अ से शुरू होता है और च पे खत्म हो जाता है। देखिए कौन कौन से? अयुण, दूसरा ऋलृक, तीसरा एओंग और चौथा अयऔच। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रथम 4 माहेश्वर सूत्र। इन प्रथम 4 माहेश्वर सूत्रों में अच वर्ण समाहित है। देखिए, अ से शुरू हो रहा है और च पे खत्म हो रहा है, इसलिए इनको अच कहा जाता है। तो देखिए 9 स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार से ये 9 हो गए। और जो अंत में ये है, ण है, क है, ग है और च है, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। इनको जब इन वर्णों को गिनना होता है, अर्थात इनकी गणना करनी होती है, तब इनको नहीं गिनते हैं। अब देखिए, ये तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच वर्णों की संख्या 9 है, अर्थात नववर्णः, नववर्णः स्वरः, नववर्णः स्वरः, अर्थात माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो स्वर वर्ण है या अच वर्ण है उनकी संख्या 9 है, अर्थात 9 है। अब देखिए, जो पाणिनि महोदय हुए हैं, पाणिनि महोदय ने इन स्वरों की संख्या 21 या 22 बताई है।
21 या 22 बताइए, वो कौन कौन से देखिए। मूल ये स्वर इनके आधार पर समझेंगे हम। देखिए माहेश्वर सूत्र के अनुसार अ, ई, उ, फिर देखिए री, री, फिर देखिए ए, ओ, आई और औ। देखिए पाणिनि के अनुसार जो 21 या 22 स्वर कौन कौन से हैं? 9 तो ये है ही, साथ में देखिए अ का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है ई, उ का दीर्घ होता है उ, री का दीर्घ होता है री और री का दीर्घ नहीं होता है। ये तो हो गए ह्रस्व, ये हो गए दीर्घ। अब देखिए प्लुत। प्लुत में देखिए ये जो 9 स्वर है अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, इन सब का प्लुत होता है। तो देखिए अ का प्लुत इस प्रकार से होगा, ई का प्लुत इस प्रकार से होगा, उ का प्लुत इस प्रकार से होगा। इसी तरह देखिए री का प्लुत इस प्रकार से, री का प्लुत इस प्रकार से और ए का प्लुत इस प्रकार से और ओ का प्लुत इस प्रकार से, आई का प्लुत इस प्रकार से और औ का प्लुत इस प्रकार से। अर्थात जो ये तीन जैसा चिन्ह है ये प्लुत को सत्यापित करता है, प्लुत का बोधक होता है। अब देखिए इनकी गणना करते हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये 9 है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ये 22 पाणिनि के अनुसार बताए गए हैं। और पाणिनि ने ये भी कहा है कि जो ये री है, इस री का अपन प्लुत मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। अगर इसका प्लुत नहीं मानेंगे तो संख्या 21 हो जाएगी, नहीं अगर प्लुत मानेंगे तो इसकी संख्या 22 होगी। तो इस प्रकार पाणिनि के अनुसार जो स्वर वर्ण है उनकी संख्या 21 या 22 बताई गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम अच वर्ण के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर जो अच वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए मात्रा, मात्रा से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर मात्रा का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय उसको मात्रा कहा जाता है। मात्रा के आधार पर अच वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। अब देखिए मात्रा अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में 1 सेकेंड या 1 पल का समय लगता है उसे अपन ह्रस्व स्वर कहेंगे। और किसी 1 सेकेंड का समय या 1 पल या 1 निमेष उसे अपन ह्रस्व स्वर कहेंगे। और अगर किसी वर्ण के उच्चारण में अगर 2 सेकेंड या 2 पल का समय लगता है तो उसे अपन दीर्घ स्वर कहेंगे। 2 पल या 2 सेकेंड, 2 निमेष इत्यादि। और अगर किसी वर्ण के उच्चारण में 3 सेकेंड का समय लगता है तो उसे अपन प्लुत कहेंगे। 3 पल, 3 सेकेंड या 3 निमेष। अब देखिए ह्रस्व स्वर यानी जिनके उच्चारण में 1 पल या 1 सेकेंड या 1 निमेष का समय लगता है तो उनकी संख्या है 5। देखिए जो ह्रस्व स्वर है इनको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं।
इनको लघु स्वर भी कह सकते हैं। अब देखिए वो 5 ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए अ, फिर देखिए ई, फिर उ, फिर री और ये ली। अब इसके बाद में देखिए दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 पल, 2 निमेष या 2 सेकंड का समय लगता है, तो इनकी संख्या 8 है। और वो कौन कौन से हैं देखिए अ का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है ई, उ का दीर्घ होता है उ, री का दीर्घ होता है री, और इस री का दीर्घ नहीं होता है। इसके बाद में देखिए ए, ओ, आई और औ। ये 8 दीर्घ स्वर है। इनमें देखिए जो मूल दीर्घ स्वर है ये 4 है, और ये जो बाद वाले 4 है ए, ओ, आई, औ, ये संध्यक्षर दीर्घ स्वर है। देखिए जो ए है, ओ है, आई है और औ है। इन वर्णों का निर्माण संधि के माध्यम से हुआ है। देखिए अ प्लस ई बराबर ए, अर्थात यहां पर गुण संधि हुई है। इसके बाद में देखिए ओ, अ प्लस उ बराबर ओ, ये भी गुण संधि से बना है। फिर बाद में देखिए आई और औ, ये दोनों वृद्धि संज्ञक है। देखिए अ प्लस ए बराबर आई, और इसके बाद में अ प्लस ओ बराबर औ, अ प्लस ओ बराबर औ, ये दोनों वृद्धि संज्ञक है, अर्थात इनके अंदर संधि हुई है। जबकि इन जो 4 जो आ, ई, उ और री है, इनके अंदर दीर्घ हुआ है, अर्थात दीर्घ संधि हुई है। देखिए अ प्लस अ बराबर आ, इसके बाद में देखिए ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ, और री प्लस री बराबर री। इनके अंदर क्या है, देखिए सवर्ण आ रहा है, अ के बाद में वापस अ आ रहा है, इसलिए ये आ बना है, अर्थात ये सवर्ण दीर्घ संधि के हैं, जबकि इनके अंदर सवर्ण नहीं है। इस प्रकार से जो मूल दीर्घ है वो 4 है, और ये जो ए, ओ, आई, औ, ये जो 4 है ये संध्यक्षर है, ये भी दीर्घ है। अगर मूल दीर्घ पूछ लें तो मूल दीर्घ ये 4 है, और निश्चित रूप से आपको दीर्घ ही पूछेंगे, क्योंकि हमारे संस्कृत में पाणिनि को ही आधार माना गया है, और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी उसी को आधार माना गया है, इसलिए हमें 8 ही याद रखना है। ये तो विस्तार से हिंदी वगैरह उसमें भी है। अब देखिए जो प्लुत है, प्लुत ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में 3 सेकंड का समय लगता है, तो वो प्लुत है, और वो प्लुत इनकी संख्या 9 है। इनकी संख्या कितनी है, 9। देखिए अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। इन सब के आगे अगर ये इस प्रकार का चिन्ह लगा दें तो ये सब क्या है, प्लुत है। ये सारे प्लुत हो जाएंगे। तो इस प्रकार प्लुत वर्णों की संख्या हो गई 9। दीर्घ वर्ण 8 है और ह्रस्व वर्ण 5 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण है या अच वर्ण है उनके कितने भेद हैं। देखिए उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण है उनके 3 भेद हैं। कौन कौन से, देखिए पहला है उदात्त,
दूसरा है अनुदात, तीसरा है स्वरित। इनका प्रयोग जो वैदिक साहित्य है उनके अंदर इनका प्रयोग होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखिए उदात्त की पहचान क्या है? ऐसे स्वर जो अचिह्नित है। हम रात दिन जो स्वर लिखते हैं, अ है, ई है, ये सारे क्या है? अचिह्नित है, अर्थात इनके ऊपर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है। जबकि देखिए अनुदात्त, अनुदात्त के अंदर क्या होता है? कोई भी स्वर दे रखा है, उसके अगर नीचे पड़ी रेखा है, जैसे कि इस प्रकार से अगर पड़ी रेखा है तो वह अनुदात्त स्वर होगा। और जबकि स्वरित के अंदर क्या होता है? स्वरित स्वर के अंदर कोई भी स्वर दे रखा है, जैसे ई है, इसके ऊपर अगर खड़ी रेखा है तो उसको अपन स्वरित स्वर कहेंगे। पुनः एक बार देखिए, जैसे उदात्त स्वर ऐसे स्वर जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं उदात्त स्वर की पहचान क्या है? ये अचिह्नित होते हैं, अर्थात इन स्वर वर्णों पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। जबकि अनुदात्त के अंदर क्या होता है? कोई भी स्वर दे रखा है, जैसे अ दे रखा है या ई दे रखा है, अगर इसके नीचे पड़ी रेखा है तो उसको अपन अनुदात्त स्वर कहेंगे। अनु, वैसे इसका संधि विच्छेद करें तो अन धन उदात्त है, लेकिन अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं अनु, अनु का अर्थ होता है नीचे। अनु का अर्थ क्या होता है? नीचे। अनु यानी नीचे, देखो अ के नीचे ये पड़ी रेखा है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए स्वरित, स्वरित अर्थात किसी भी स्वर वर्ण के ऊपर अगर खड़ी रेखा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? स्वरित वर्ण कहेंगे। तो हमने मात्रा के आधार पर पढ़ा है। मात्रा के आधार पर ह्रस्व है, दीर्घ और प्लुत, तीन प्रकार के स्वर पढ़े हैं। उच्चारण के आधार पर अच वर्ण, तीन प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब देखिए उच्चारण व अनुनासिक, उच्चारण प्लस नासिका, इन दोनों के आधार पर, उच्चारण और नासिका के आधार पर जो स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं देखिए, के आधार पर स्वर या अच वर्ण ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनुनासिक, अनुनासिक मुख नासिका वचनो अनुनासिक, यानी ऐसे स्वर वर्ण जिनका मुख सहित नासिका के साथ उच्चारण किया जाता है। हर एक स्वर है उसका उच्चारण मुख से ही किया जाता है, लेकिन साथ में अगर नासिका का सहयोग लिया जाता है, नाक का सहयोग लिया जाता है, तो उनको हम अनुनासिक कहेंगे। और अनुनासिक की पहचान क्या है? ये चंद्र बिंदु, किसी भी स्वर वर्ण के ऊपर अगर ये चंद्र बिंदु है तो ये अनुनासिक है। इसी प्रकार इसका दूसरा भेद है अनुनासिक, अननुनासिक, अननुनासिक, या इसका दूसरा नाम है निर, उपसर्ग लगा दो तो निर अनुनासिक अर्थात निरनुनासिक, अर्थात ऐसे स्वर जिनके ऊपर अनुनासिक चिन्ह नहीं है। जैसे ये अ है तो ये क्या है? अननुनासिक है, अर्थात इसका उच्चारण हम नाक से नहीं करेंगे, केवल और केवल मुख से ही होगा। जबकि अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका इन दोनों की सहायता से होता है। इसलिए अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिक। तो देखिए दोस्तों, हमने स्वर वर्ण को तीन आधार पर बांटा है। सबसे पहला मात्रा के आधार पर। मात्रा से तात्पर्य है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कितना समय लगता है, यानी किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहेंगे। तो उसके आधार पर स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। उसके बाद में हमने उच्चारण के आधार पर
स्वर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा है, जिसमें पहला है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त और तीसरा है स्वरित। उदात्त स्वर अचिह्नित होते हैं। यह अक्सरतः यह प्रश्न पूछा जाता है उदात्त से संबंधित, ये स्वर कैसे होते हैं, इन पर क्या कोई चिन्ह होता है, तो ये कैसे होते हैं, अचिह्नित होते हैं। जबकि अनुदात्त में क्या होता है, किसी भी स्वर के नीचे अगर पड़ी रेखा है तो उसको हम अनुदात्त स्वर कहेंगे। इसके बाद में देखिए स्वरित। स्वरित में क्या होता है, कोई भी स्वर होता है उसके ऊपर खड़ी रेखा है तो उसको अपन स्वरित स्वर कहेंगे। तो ये उच्चारण के आधार पर 3 स्वर वर्णों के भेद हो गए। इसके बाद में नासिका का भी अपना एक अलग महत्व है। तो उच्चारण प्लस नासिका या केवल नासिका के आधार पर भी पूछ सकते हैं। नासिका के आधार पर स्वर वर्ण या अच वर्ण के भेद 2 हैं। पहला अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक स्वर वर्ण, और दूसरा अननुनासिक या निरनुनासिक। नाम से पता चलता है, नासिक यानी नाक, अनु यानी जिसका नाक की सहायता से उच्चारण किया जाता है। मुख प्लस नासिका, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, ये अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो अनुनासिक संज्ञा वाला कोई भी अगर वर्ण दे रखा है तो उसके ऊपर ये जो चंद्र बिंदु है विशेषतः इसी का प्रयोग किया जाता है। ये जो अनुस्वार है इसका प्रयोग न के बराबर किया जाता है। अब देखिए दूसरा अननुनासिक, देखिए इसमें अन लग गया और अनुनासिक, अन धन अनुनासिक, अन क्यों लगा, देखो किसी भी वर्ण के आगे या तो अ लगता है या अन लगता है। अब देखिए अन कब लगेगा, जब इसके आगे स्वर होगा। देखिए अन, इसके बाद में देखो अस्वर वर्ण है इसलिए अन लगा है। अ या अन का अर्थ होता है अभाव या नहीं या कमी, तो यहाँ पर अन लगा, अन का मतलब नहीं, यानी जिसका उच्चारण नाक से नहीं किया जाता है उनको अनुनासिक या निर उपसर्ग लगा दे। निर का अर्थ भी अभाव होता है, निर्धन अनुनासिक, अर्थात जिसके अंदर इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है वो अनुनासिक या निरनुनासिक होंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में व्यंजन पढ़ेंगे। देखिए व्यंजन कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखिए स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, क से लेकर के म तक। इसके बाद में अंतस्थ जो कि 4 होते हैं, य र ल व, लेकिन संस्कृत में इसका सही क्रम है य व र ल, हायवरट और लण। तो य व र और ल ये सही क्रम है, जबकि हिंदी में क्या होता है य र ल व। इसके बाद में उष्मीय वर्ण है श श श ह। इसके बाद में अयोगवा है इत्यादि करके 42 व्यंजन अगले वीडियो में करेंगे। निश्चित रूप से हमने आज जो स्वर के बारे में अध्ययन किया है आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।